नमस्कार, द डेमोक्रेटिक मिरर में आपका स्वागत है। सिविल सेवा परीक्षा 2020 का परिणाम आ चुका है। हमारे साथ हैं ऑल इंडिया 9वीं रैंक हासिल करने वाली अपाला मिश्रा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत और शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के साथ पहला सवाल कि परिणाम आने से पहले आप सफलता के बारे में कितना आश्वस्त थी? जी, मुझे थोड़ा होप तो लग रहा था कि लिस्ट में शायद नाम आ जाए, क्योंकि पेपर अच्छे हुए थे और इंटरव्यू भी सही हुआ था मेरे हिसाब से। तो थोड़ी आशा थी कि शायद नाम आ जाएगा, लेकिन एकदम 9th रैंक आ जाएगी इसकी भी उम्मीद नहीं थी। जी, अगर हम प्रयास की बात करें तो आपका तीसरा प्रयास था। 2 प्रयास आपने पहले भी किए, तो कोई दबाव था इस बार? जी हाँ, बिल्कुल दबाव तो था ही। एक मेंटल एक स्टेट हो जाता है जिसमें लगता है कि क्या पता होगा या नहीं होगा। थोड़ा एंशियसनेस थोड़ा बढ़ जाता है, तो मुझे लगता है एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल लेवल पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है। लेकिन ये प्रिपरेशन एक लंबी प्रिपरेशन ही है और इसको समझने में वक्त लगता है। तो अगर कभी आपको पहले चरण में निराशा मिलती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है। तो मुझे लगता है लगे रहना चाहिए और आते हैं थोड़े लो वक्त आते हैं, लेकिन सफलता मिलेगी मेहनत से। तो मैम, अब आप सिस्टम का हिस्सा बनने जा रही हैं, तो ऐसा कौन सा ड्रीम है जिसे आप चाहती हैं कि सिस्टम में आकर उसे आप पूरा करना चाहेंगी सबसे पहले? जी, मुझे लगता है चूँकि मैं एक मेडिकल बैकग्राउंड से आती हूँ और हेल्थ सेक्टर को मैंने बहुत पास से देखा है, तो मुझे लगता है कि एक हेल्थ सेक्टर ऐसा है, स्पेशली अभी इस पैंडेमिक के बाद, कि वहाँ पे बहुत फोकस होना चाहिए। और उसमें भी विमेंस हेल्थ एक ऐसा एरिया है जो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है विमेंस हेल्थ पे फोकस करना। तो ये वो सेक्टर्स हैं। भ्रष्टाचार, करप्शन एक बहुत बड़ी समस्या है देश में। एक सिविल अधिकारी के सामने, प्रशासनिक अधिकारी के सामने क्या चुनौतियां मानती हैं आप? जी, चुनौतियां तो बहुत हैं इन सर्विसेज में, लेकिन अगर आपने जिस डेडिकेशन के साथ ये तैयारी की और जिस ऑनेस्टी के साथ ये तैयारी की, उस तैयारी को आप मेंटेन रखेंगे, आप भूलेंगे नहीं कि आप कहाँ से आएंगे, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। हमेशा हम्बल रहना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, भले ही कोई सिविल सर्वेंट हो या नहीं हो। मुझे लगता है ह्यूमिलिटी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत आगे पहुंचाती है। एक देखा गया है कि सिविल सेवा में, परीक्षा में भाषा का जो माध्यम है उसको लेकर बहुत विरोधाभास है, हिंदी और इंग्लिश में। आप मानती हैं कि भाषा का महत्व है हिंदी या इंग्लिश मीडियम का? जी हाँ, ऐसे बहुत डिबेट्स चलते आ रहे हैं और मैं ये समझती हूँ, क्योंकि मेरी जो मदर हैं वो खुद हिंदी लिटरेचर की प्रोफेसर हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि सिलेक्शन के नंबर्स में ऊपर नीचे हो रहा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें ये कम सोचना चाहिए कि सिस्टम क्या कर रहा है और ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे करना चाहिए जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, और अपनी कड़ी मेहनत करनी चाहिए। इन चीज़ों से डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। यानी भाषा कोई बाधा नहीं मानती आप कि हिंदी या इंग्लिश कुछ भी हो? जी, एक तरह से चूँकि मैं इंग्लिश माध्यम से हूँ, तो शायद मैं उस चीज़ की सेंसिटिविटी उतने अच्छे से नहीं उस पर कमेंट कर पाऊँ जितने अच्छे से एक हिंदी माध्यम का बच्चा उसे समझ पाए। परंतु मुझे ये लगता है कि ऐसी बहुत चुनौतियाँ आती हैं। एक ये भी डिबेट होता है कि ह्यूमैनिटीज़ वाले और साइंस वाले में से कौन बेहतर करता है। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस इस प्रिपरेशन में और बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम बस एक चीज़ कंट्रोल कर सकते हैं और वो है हमारी मेहनत, और मुझे लगता है उसी डायरेक्शन में हमें चलते रहना चाहिए। मैम, देश के जो सुदूर इलाके हैं, रिमोट एरियाज़, जहाँ पे अभी भी शिक्षा एक बहुत बड़ी चुनौती है, तो आप जैसे लोगों को देख के वो प्रेरणा ज़रूर लेते हैं, उतने संसाधन नहीं है, तो ऐसा क्या मोटिवेशन उनको आप देना चाहेंगी कि वो अपनी इस जो जर्नी है उसको रोक ना पाएँ? जी, मोटिवेशन तो मुझे लगता है कि हर पढ़ने वाले बच्चे के अंदर एक चिंगारी ज़रूर होती है, लेकिन बात यह है कि क्या हम उस चिंगारी को चैनलाइज कर पा रहे हैं एक ठीक डायरेक्शन में। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप निरंतर पढ़ते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है
जो आपको सिर्फ एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहा है, वो आपको एक बेहतर इंसान भी बना रहा है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है निरंतर लगे रहना, और बहुत ज़रूरी है हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को बच्चों तक ये बात पहुंचाना कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, पढ़ाई को समझना और अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन में इतना समझ नहीं आता कि ये कितना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है इसमें अडल्ट्स का भी उतना ही रोल है जितना बच्चों का रोल है। जी मैम, अंतिम सवाल कि यूपीएससी का इंटरव्यू संबंधित बहुत सवाल पूछते हैं, कोई ऐसा आप शेयर करना चाहेंगी जो आपको क्लिक किया हुआ इंटरव्यू में पूछा गया कोई सवाल? जी हाँ, मेरे इंटरव्यू में एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछा था। वो ये था कि जो मैंने साड़ी पहनी थी उसके बारे में पूछा था कि इसको क्या कहते हैं, इसका बॉर्डर पे जो डिज़ाइन है उसको क्या कहते हैं, ये कौन से स्टेट से है। तो कम से कम 5-7 सवाल साड़ी को ही लेकर हुए थे आखिरी में, तो मुझे लगता है वो बहुत इंटरेस्टिंग था। जी, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हमसे बात करने के लिए मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अपाला मिश्रा जी की मदर हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदी प्रोफेसर अल्पना मिश्रा जी। मैम, बेटी की सफलता पे पहले जब आपने रिजल्ट देखा क्या शब्द मुंह से निकले? यही कि मेहनत सफल हो गई और बच्चे ने अपना लक्ष्य पा लिया। मुझे तो एक माँ के तौर पर लगा कि जैसे जीवन में बहुत बड़ी कोई चीज़ मिल गई है, कोई बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उस समय तो हम मिठाई वगैरह भी नहीं लाए थे जब रिजल्ट आया, और जिस बच्चे ने सबसे पहले दौड़ कर आकर हमारी सोसाइटी से ये खबर दी, तो घर में चॉकलेट पड़ी हुई थी, मैंने जल्दी से उसके मुंह, मैंने कहा मुंह तो मीठा करो। तो ये था, और ये मतलब एक बहुत अद्भुत क्षण था। मैं रोने लग गई, आंखों से आंसू अपने आप ही आ रहे थे। तो ये खुशी के आंसू थे। आप साहित्यिक परिवार से संबंध रखती हैं, खुद हिंदी की बहुत बड़ी प्रोफेसर हैं, कुछ 2 शब्द में बयान करेंगी कुछ शब्दों से बेटी की सफलता को? क्या आप चाहते हैं मैं कविता में बात? जो भी शब्द। हाँ। लेकिन बेटियां शान हैं, हमारी पहचान हैं, और बेटियों से एक स्त्री के रूप में कहूँ तो हमारा वंश चलता है आगे। हमारे वंश की वृद्धि केवल बेटों से नहीं होती, बेटियों से भी होती है। बेटियां भी हमारा सिर गर्व से ऊंचा करती हैं, और मुझे अपनी बेटी पर बहुत फ़क्र है, बहुत नाज है। उसने इतने अच्छी तरह, इतने संतुलित तरीके से अपनी पूरी तैयारी की है। और जो पहली बार का उसका अटेम्प्ट है, वो उसके साथ तो ये हुआ था कि मेडिकल से आई, उसने एग्ज़ाम देकर देखा कि कैसा है, तो वो तो बिल्कुल एकदम बिना तैयारी के गया था। लेकिन बाद में उसने कितने अच्छी तरह से अपनी स्ट्रेटजी तैयार की। और देखिए, बीच में चूँकि ये लंबे एग्ज़ाम हैं और बीच बीच में ऐसा होता ऊब जाते हैं, थक जाते हैं, तो एक बहुत अच्छा समय आता था छोटा सा, जिसमें हम लोग कॉफ़ी पीने जाते थे किसी ना किसी अच्छे से कैफ़े में। 1 घंटे का वो लेते थे ब्रेक लेकर के, मैं और अपाला। तो मैंने उस टाइम को बहुत इन्जॉय किया है, जब मैं भी, वो भी थकी हुई है, मैं भी उसके पीछे पीछे दौड़ रही हूँ, और एक रूटीन भी अच्छी सी बनी रहे। तो वो एक हमारा बहुत हेल्दी, प्यारा, सुंदर टाइम होता था जब हम कॉफ़ी पीने के लिए जाते थे कि अब टाइम आ गया हमारा, हम चलो। मैम, अंतिम सवाल कि इस बार आपकी बेटी का 3रा अटेम्प्ट था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा डर महसूस हुआ कि इस बार अगर नहीं हुआ तो? हाँ, कभी कभी ये डर दरअसल हमें बेटी को लेकर मेरे दिमाग में कभी नहीं आता था। ये सोसाइटी वाले डालते हैं। जी जी। वो कहते हैं कि मतलब है भी एग्ज़ाम ऐसा है भी, तो वो डालते हैं कि अरे नहीं हुआ तो क्या होगा। पर चूँकि वो खुद एक डेंटल सर्जन है और गोल्ड मेडलिस्ट रही है, तो उसके पास बैकअप ऑप्शन बहुत अच्छा था। वो कभी भी अपनी क्लिनिक शुरू कर सकती थी, उसके पास बहुत सारे ऐसे ऑफ़र भी थे। लेकिन मुझे पूरा विश्वास था, और बल्कि बाद में मेरी बेटी ने कहा कि तुम्हारा विश्वास देखकर मैं दंग हूँ कि तुमको इतना भरोसा क्यों था। क्योंकि मैंने उसकी मेहनत देखी थी, उसकी तैयारी का जो तरीका था वो देखा था, और मैंने ये भी कहा था कि अगर इतनी तैयारी के बाद नहीं होता है तो इसका मतलब कि तुम्हारे में नहीं, उधर कुछ फॉल्ट है। तो भरोसा तो मुझे पूरा था। हमारे साथ अपाला मिश्रा के पिता हैं रिटायर्ड कर्नल अमिताभ मिश्रा जी। सर, बेटी की सफलता पर पहले 2 शब्द क्या निकले मुँह से? Very well done. I am proud of you. We all are proud of you. आज से कई वर्ष पहले जब आपने सेना ज्वाइन की और आज बेटी की सफलता, तो दोनों पल बड़े गर्व के और गौरव के हैं, तो कौन सा आपको लगा कि बहुत ज़्यादा खुशी का था?
मैं एमएससी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से कर रहा था और मेरी सिस्टर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी डॉक्टर आरती मिश्रा, जो अभी कानपुर आईआईटी कानपुर में है, ये डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में थी। तो मेरे सारे पत्राचार उन्हीं के एड्रेस पर होता रहता था। उन्होंने मुझे आके बताया कि एक इंडियन आर्मी का कोई लिफाफा आया हुआ है। मैं कहीं और था, मैं दौड़ा दौड़ा गया और मैं वेट कर रहा था। देखा कि वो आईएमए ज्वाइन करने के लिए मेरा कॉल लेटर था। मेरे और मेरी बहन की आंखों में उस समय आंसू आ गए। उसमें मेरा ज्वाइनिंग था कि 2 जनवरी 1983 को आप इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में रिपोर्ट करिए। एक क्षण तो वो था। बीएचयू में मेरी सिस्टर ही मेरा देखभाल भी करती थी, डांटना होता था या जो भी करना होता था उन्हीं के जिम्मे था। बेटी का जब इन्होंने डेंटिस्ट्री के बाद इन्होंने बोला कि पापा मैं डेंटिस्ट्री नहीं करूँगी, दैट वाज अ वेरी शॉकिंग पीरियड और फेज फॉर अस, क्योंकि इसने बहुत मेहनत करके डेंटिस्ट्री की थी आर्मी कॉलेज ऑफ डेंटल साइंसेज सिकंदराबाद से, और शी वॉज अ वेरी गुड डेंटिस्ट। वहाँ पे भी वो काफ़ी फेमस हुआ करती थी एज अ डेंटल सर्जन। जब इन्होंने डिसाइड किया तो हम लोग घर में बैठ के डिसाइड किया। हम बोले ओके, तुम्हें जो करना है वो करो। बोली मैं यूपीएससी दूंगी। हम लोगों को 5 मिनट भी नहीं लगे, मुझे और मेरी पत्नी डॉक्टर अल्पना मिश्रा को, ये डिसाइड करने में कि इसको चेंज ऑफ कैरियर के लिए अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जी, आपकी पृष्ठभूमि उत्तर प्रदेश से है। जी हाँ। और अगर आपकी बेटी का सिलेक्शन उत्तर प्रदेश में होता है तो आपको लगता है कि आप जिस एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं वहाँ पे किस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इनको? देखिए, 2 सबसे ज़रूरी चीज़ है। प्राइमरी एजुकेशन, जो कि यूपी में अभी बहुत उसे ऊपर तक ले जाना है, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन का बेस ठीक नहीं बनता है, आप कितने भी कॉलेजेस खोल लीजिए, प्रोफेशनल कॉलेजेस हज़ारों खुल रहे हैं, डेली खुल रहे हैं, बट जो बेसिक्स है प्राइमरी एजुकेशन का, जो एक्चुअल एजुकेशन है बच्चों की नींव को मजबूत करने के लिए, दैट इज़ लैकिंग। एंड सेकेंड एस्पेक्ट इज़ हेल्थ इन रूरल सेक्टर्स। शहरों में तो बहुत कुछ है, लेकिन अभी इतने सारे गांव हैं, अभी गांव में अभी रोड और बिजली आनी शुरू हो गए हैं कई गांव में, लेकिन हेल्थ सेक्टर के उसमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।